सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 8वां चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। ठीक है, देखो 1990 के दशक में भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। ठीक है, जो धर्म के बेस पर जो पॉलिटिक्स की जाती है, उसका उदय कब हुआ था? 1990 के दशक में। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ था। ठीक है, 1980 में इसका गठन हुआ था। ओके, पहले ये एक थी पार्टी जनसंघ पार्टी। ठीक है, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, फिर वो पार्टी जो है इमरजेंसी के बाद वो पार्टी हो गई थी खत्म, समाप्त हो गई थी। फिर उसी पार्टी के लीडर्स ने ये पार्टी बीजेपी की स्थापना की थी इमरजेंसी के बाद 1980 में। ठीक है, इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, हिंदुओं का पक्ष इन्होंने रखा। ठीक है, हिंदुओं के कल्याण की राजनीति इन्होंने ही स्टार्ट की थी। हिंदुओं की बात करनी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस करती है मुसलमानों के बारे में बात, ऐसे ही बीजेपी करती है हिंदुओं की बात। ठीक है, राम की बात करती है, हिंदुत्व की ये बात करती है बीजेपी। ठीक है, देखो अब ये हिंदुत्व शब्द देख लो कहाँ से आया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग VD सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर ये थे। काला पानी की सजा भी इनको दी गई थी। ओके, अपनी एक ही लाइफ में इनको 2 बार उम्र कैद की सजा मिली थी। ठीक है, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। इनका पूरा नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर, महाराष्ट्र के ये थे। ओके, इन्होंने हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर भारत की कोई बुनियाद है तो वो हिंदुत्व है। हिंदू भारत की बुनियाद है, उसकी नींव है भारत राष्ट्र की। ठीक है, ये बात किन्होंने कही? VD सावरकर ने कही। ओके, फिर देखो 1986 में 2 बातें हुई जिसके कारण बीजेपी की राजनीति का विकास हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, देखो 1986 की बात थी और इसमें 2 घटनाएं हुई, जिन घटनाओं से बीजेपी का जो राजनीति थी, उस राजनीति में इनको फायदा मिला, राजनीति में इनकी वृद्धि हुई। ठीक है, और 1986 के टाइम पीएम कौन थे हमारे देश के? उस समय पीएम थे राजीव गांधी। ठीक है, कांग्रेस के थे ये। अभी फिर से याद दिलवा दूं, वैसे तो अभी पढ़ते ही आ रहे हैं इनके बारे में। ओके, ये पीएम थे। ठीक है, 2 घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना इनमें से कौन सी थी? एक तो थी मुस्लिम महिला अधिनियम 1986। ठीक है, अब देखो ये क्या था, सीन क्या था ये? मुस्लिम धर्म के तलाक से जुड़े अधिकार, शाहबानो केस। ठीक है, देखो हुआ क्या था ना, एक शाहबानो महिला थी। ओके, 62 साल की ये महिला थी, 62 ईयर्स की। ठीक है, सीनियर सिटीजन ये थी। तो इनके हस्बैंड ने ना इनको 3 तलाक कह के, तलाक 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 ऐसे कह के इनको तलाक दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है तलाक दे दिया, अब दे दिया कोई बात नहीं, बट मेरे को आप गुजारा भत्ता तो दीजिए, मेंटेनेंस तो दीजिए, जो मैं अपना गुजारा बसर कर सकूं, अपना जीवन यापन में कर सकूं। ठीक है, तो ये गई अपनी इस बात को लेकर के कोर्ट में। इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दे दिया और मैं भाई 62 साल की हूँ, तो आप मुझे कम से कम आप मुझे गुजारा भत्ता दिलवा दीजिए उनसे, जो मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। ठीक है, तो कोर्ट ने इनके हित में फैसला दिया कि हाँ भाई इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। ओके, तो फिर कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, तो जो ये मौलाना थे, मौलवी थे, इमाम थे और जो ये इस्लामिक स्कॉलर्स थे और जो मतलब इस्लाम को सपोर्ट करने वाले जो नेता थे, इन्होंने विरोध किया इस फैसले का कि नहीं, ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तलाक के बाद महिला को मेंटेनेंस देना है। और ये हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारे इस्लाम में हराम है ये। हम इस फैसले को हम खंडन करते हैं, हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इसको अमान्य करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करा?
राजीव गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका अपीजमेंट करने के लिए कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं आएगा कि इस्लाम में तलाक देने के बाद मेंटेनेंस देना है। ठीक है? तो फिर क्या हुआ? अब इसका रिएक्शन क्या हुआ जब इसको कैंसल कर दिया? तो भई महिलाओं ने इसका विरोध किया राजीव गांधी के बात का कि आप भई कैंसल क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी बात है, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ओके, मेंटेनेंस मिलना चाहिए, अच्छी बात है। तो काफ़ी बुद्धिजीवी आकर के खड़े हो गए, मुस्लिम महिलाएँ आकर के खड़ी हो गईं और बीजेपी भी साथ में आकर के खड़ी हो गई। ठीक है? इसका विरोध किया राजीव गांधी की इस बात का कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। और बीजेपी ने अपनी ये बात भी कही कि जिस दिन हम सत्ता में आएँगे, हम इस 3 तलाक के सिस्टम को खत्म करवा देंगे। ठीक है? और इन्होंने ऐसा कहा बीजेपी वालों ने और बीजेपी वालों ने ऐसा किया भी, इन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर दिया। अब ऐसे तलाक नहीं दे सकते कह के 3 बार कह दिया कि तलाक, तलाक, तलाक तो तलाक हो गया। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। ठीक है? फिर देखो दूसरी घटना क्या हुई? दूसरी घटना हुई अयोध्या विषय, ठीक है? अयोध्या यूपी में है और हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, ठीक है? तो देखो हुआ क्या था, बाबर, मुगल बादशाह बाबर, ठीक है? मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या के श्री राम मंदिर को तोड़कर एक 3 गुंबद ढांचा बना दिया था। मतलब कि साफ सीधी भाषा में बताऊं, बाबरी मस्जिद बना दी थी। ठीक है? श्री राम मंदिर का जन्म स्थान जो था, एग्जैक्टली जन्म स्थान वही था और इन्होंने उसी को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दी। ठीक है? किसने? मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार ने। ठीक है? मीर बाकी उसका नाम था। ओके, फिर लगभग भारत की आजादी के समय एक तनावपूर्ण माहौल हो गया था। ठीक है? ये तो भारत की आज़ादी की बात आ गई डायरेक्टली, लेकिन इसके बीच भी 1528 से लेकर के भारत की आज़ादी तक भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए, तनाव हुआ, संघर्ष हुआ, ठीक है? पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर देखो, फिर लगभग भारत की आज़ादी के समय तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया, ठीक है? तब सुप्रीम कोर्ट ने 1940 में ढांचे पर ताला लगवा दिया, ठीक है? कि भई इसको जो है मस्जिद को कर दो बंद। ना इसमें हिंदू जा रहे, ना इसमें मुसलमान जा रहे, कोई भी नहीं जा रहा इसमें, इसमें ताला लगा दो। ओके, फिर 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय ने ताला खोलने का फैसला सुनाया। ठीक है? अयोध्या जो है ना, वो यूपी के फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो वहां पे जिला न्यायालय कौन सा हुआ? फैजाबाद। तो जो फैजाबाद का जो कोर्ट था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने कहा कि भाई इस ताले को खोलो ताकि वहां पर हिंदू पूजा कर सके, क्योंकि वो जन्म स्थान है, वो उनका मंदिर है, तो इसको ताले को खोलो। और फिर जैसे ही ये खबर फैली ताला खोलने वाली, ठीक है, फिर क्या हुआ? इस खबर से दोनों पक्ष लामबंद हो गए, अर्थात इकट्ठे होने लग गए। दोनों पक्ष मतलब हिंदू भी इकट्ठे होने लग गए, मुसलमान भी इकट्ठे होने लग गए कि ताला भाई अब खुलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ओके, इकट्ठे होने लग गए ज्यादा संख्या में। फिर इसी समय बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद तथा आरएसएस, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और विश्व हिंदू परिषद के साथ, इन दोनों संगठनों के साथ मिलकर इस बात को चुनावी मुद्दा बना दिया। ठीक है? इस बात को चुनावी मुद्दा बना दिया और कहा कि हाँ, यहाँ श्री राम का मंदिर था और यह ढांचा, ये मस्जिद यहाँ पर गलत बनाई गई है, ये नाजायज बनाई गई है, इसको हटाओ और यहाँ पर हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाओ ताकि वो अपनी पूजा अर्चना कर सके। ठीक है? फिर इसी समय गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली गई। ठीक है? इसी समय गुजरात के सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक एक रथ यात्रा को निकाला गया। ओके, जिसमें हजारों की संख्या में श्री राम भक्तों ने भाग लिया था। ठीक है? बहुत सारे जनों ने, बहुत सारे राम भक्तों ने इसमें भाग लिया। फिर 6 दिसंबर 1992 को ढांचे को गिरा दिया गया। ठीक है? 6 दिसंबर 1992 में इस ढांचे का, इस मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया, इसको ढा दिया गया। ठीक है? इसके तुरंत बाद ही भारत में हिंसा व दंगे प्रारंभ हो गए। ठीक है? जैसे ही इस मस्जिद को गिराया गया, फिर भारत में हिंसा प्रारंभ हो गई, दंगे होने लग गए, मारकाट होने लगी, ठीक है, तोड़फोड़ होने लगी।
जिसके कारण यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया। और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा दिया गया। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति शासन आखिर लगाया क्यों? हुआ क्या था, यूपी के मुख्यमंत्री जो थे ना, कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी से थे। ठीक है, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे ये, इनका नाम था कल्याण सिंह। इन्होंने एक बयान दे दिया था, इन्होंने ना बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा बोल दिया था। ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी। तो भैया ये भड़क गए लोग कि विवादित कैसे बोल दिया, उसको विवाद कैसे बोल दिया हमारी मस्जिद को। ठीक है, तो इससे हिंसा भड़की और फिर राष्ट्रपति जी ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जब ये बयान दिया, ठीक है, विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इससे दंगे और ज्यादा भड़क गए थे। ठीक है, फिर ये मामला दोबारा कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, फिर ये मामला दोबारा से कोर्ट पहुंचा। ओके, देन एट द एंड 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5-0 के निर्णय के फलस्वरूप अयोध्या विवाद का समाधान हो गया। ठीक है, 5 जजों की बेंच थी। ओके, संवैधानिक पीठ मतलब बेंच। ठीक है, 5 जज उसमें थे और पांचों के पांचों ने सेम फैसला दिया। ठीक है, पांचों का सेम ही फैसला था, पांचों का सेम ही निर्णय था। ठीक है, जिससे कि अयोध्या विवाद का समाधान वहां पर हुआ। ठीक है, फिर सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। ठीक है, वो जो विवादित ढांचा जो था, जो बाबरी मस्जिद थी, वो हिंदुओं को सौंप दी गई कि ठीक है, आप यहाँ पर अपना मंदिर बनाइए। ओके, और मुसलमानों को इसके बदले एक भूमि दे दी गई थी कि आप यहाँ पर अपनी मस्जिद बना लीजिए। ओके, और अब आप जानते हैं, पिछले साल 2024 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है 2004 के लोकसभा चुनाव। ठीक है, यह चुनाव भारत के 14वें लोकसभा के चुनाव थे। ओके, इसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी थी, यूपीए की। ठीक है, यूपीए की सरकार इसमें बनी थी, इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। यूपीए किसका गठबंधन है? कांग्रेस का गठबंधन है। एनडीए किसका गठबंधन है? वो बीजेपी का गठबंधन है। ठीक है, और इस यूपीए की सरकार में पीएम बने थे मनमोहन सिंह। ओके, और ये सरकार 2 बार जीती थी, एक 2004 वाले चुनाव में और फिर एक बार 2009 वाले चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आ जाता है 2019 के लोकसभा चुनाव। ओके, यह चुनाव भारत के 17वीं लोकसभा के चुनाव थे, 17वीं। और अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव भी 2024 में हो चुके हैं। ठीक है, इन चुनावों में 545 सीटें थी। ठीक है, 545, 545 सीटों के लिए ये चुनाव हुए थे, जिनमें से 543 निर्वाचित थी। ठीक है, 543 सीटें निर्वाचित थी और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है, तथा वर्तमान में कुल सीटें 543 ही हैं। ओके, जो 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उन सीटों को अब हटा दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पहले थी 545 सीटें, अब रह गई हैं 543 सीटें। ठीक है, देखो ये जो राष्ट्रपति ऐसे 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था जो कि एंग्लो इंडियन हो। ठीक है, अर्थात आंग्ल भारतीय हो, ऐसे 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था। ओके, ये चुनकर नहीं जाते थे, राष्ट्रपति अपना आप डिसाइड कर लेते थे कि हाँ, आप सांसद हो। ठीक है, और वो होने कौन चाहिए? वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। और अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? देखो, यह उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं, व्यवसाय अथवा पदाधिकार से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, मूल रूप से ये भारतीय नहीं होते हैं, होते ये अंग्रेज है, लेकिन वो भारत में बस गए हैं आकर बिजनेस के लिए, और पदाधिकार से वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों को यहाँ पर चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, अब 543 सीटें है डायरेक्टली।
ठीक है। अब देखो ये 545 का कैसे कैसे था। जो 530 जो सीट थी ये विभिन्न राज्यों से चुने जाते थे। ठीक है। और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे। और दो मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, जो कि अब हटा दिया गया वर्तमान में। 545 सीटें ऐसे होती थी। ठीक है। और अब कैसे है, सिर्फ ये 545 और ये 13 ये है अब, और ये अब हटा दिया गया है। ठीक है। चुनाव 543 सीटों के लिए होते थे। ओके, क्योंकि दो राष्ट्रपति मनोनीत करता था। जो चुनाव जो होते थे वो 543 सीटों के लिए ही होते थे। और जो दो होते थे वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, उनको चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता था। ठीक है। इन चुनावों में बीजेपी को 303 सीटें प्राप्त हुई थी, अर्थात स्पष्ट बहुमत। ठीक है, एकदम साफ स्पष्ट बहुमत बीजेपी को 2019 के चुनाव में प्राप्त हुआ था। ठीक है। कांग्रेस को मात्र 54 सीटें ही प्राप्त हुई थी, मात्र 54 सीटें ही इसको मिल पाई थी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है बसपा। ठीक है। ये एक पार्टी है, इसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। ओके। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसके संस्थापक कांशीराम थे। इसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। ठीक है। इसकी लीडर है मायावती, जो कि आपने काफी नाम इनका सुना होगा मायावती का। ठीक है। ये मायावती वाली पार्टी की ही बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाम सेक। ओके। महाराष्ट्र में एक दलित पैंथर नामक दलित समूह था। ओके। इसकी समाप्ति के बाद इसके स्थान पर एक वामसेक नामक संगठन बना था। ठीक है। महाराष्ट्र का ये एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसका नाम था दलित पैंथर। वो फिर खत्म हो गया था। फिर उसके खत्म हो जाने के बाद इसकी जगह पर वामसेक नामक संगठन को बनाया गया था। इसका गठन 1978 में हुआ था और इसका पूरा नाम है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। ओके, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो आज यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म, और पॉलिटिकल साइंस भी हो जाती है क्लास 12th की पूरी खत्म। सेकंड बुक, फर्स्ट बुक मैंने आपको पहले करवाई दी थी, और आज ये आपकी सेकंड बुक भी खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो पूरी बुक में, पूरे सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम बहुत अच्छे से करना। ओके। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।